नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सही सलामत होंगे। चिट्ठियों के इस एपिसोड में आज आपको सुनाऊंगा रेनर मारिया रिल्के की लिखी चिट्ठी युवा कवि को। रोम, मई 1904। तुम्हारा पत्र मुझे बहुत पहले मिल गया था, पर बुरा मत मानना। मैं तुम्हारे पत्र का जवाब देना चाहता था, लेकिन पहले काम, फिर व्यवधानों और फिर इन सभी के ऊपर खराब स्वास्थ्य ने मुझे जवाब देने से रोके रखा। जहाँ तक हो सके मैं तुम्हें प्रसन्न मन के साथ शांति से लिखना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। यहाँ भी बसंत का प्रारंभ और बदलता मौसम इतना अस्थायी और खराब था कि इसको सहन करना आसान नहीं था। और मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें शुभकामनाएं भेज सकता हूँ और तुमसे बात कर सकता हूँ, और यह मैं अपने पूरे दिल से करता हूँ। और जितना भी मुझसे संभव हो सकेगा तुम्हारी सभी बातों का एक के बाद एक जवाब लिखने की कोशिश करूँगा। मैं तुम्हारे कुछ सोनेट को अपनी लिखावट में लिखा है, क्योंकि मुझे ये बेहद सुंदर और सादगी से परिपूर्ण लगे, और जिस शैली में ये पूरी भव्यता और प्राकृतिक ढंग से आगे बढ़ते हैं वह सराहनीय है। तुम्हारी जितनी भी कविताएं पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनमें से ये सबसे सुंदर है। मैं तुम्हें इसकी कॉपी भेजूंगा। मैं जानता हूँ ये महत्वपूर्ण है और अपने काम को किसी और की लिखावट में पाना अलग अनुभव है। तुम इन कविताओं को ऐसे पढ़ना जैसे तुमने पहले कभी इनको देखा ही ना हो, और फिर तुम अपनी अंतरात्मा से महसूस पाओगे कि ये तुम्हारी कितनी अपनी है। तुम्हारी कविताओं के साथ तुम्हारे पत्र को पढ़ना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। दोनों के लिए आभार। अपने अकेलेपन में इस बात पर संदेह मत करो कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो यहाँ से भाग जाना चाहता है। अपनी इस तीव्र इच्छा को यदि तुम शांति से और सोच समझ कर एक माध्यम की तरह प्रयोग करोगे, तो यह तुम्हारे एकांत को दूसरे महान क्षेत्रों में फैलने में सहायता करेगा। प्रायः लोगों की प्रवृत्ति परंपराओं के माध्यम से सभी कुछ सुगमता की दिशा में हल करने की होती है, सरलता की ओर, सरल से भी सरल की ओर। पर यह स्पष्ट है कि हमें संघर्ष को अपनाना चाहिए, कुछ गुरुत्व की ओर झुकना चाहिए। हर जीवित जीव इसका सामना करता है। प्रकृति में भी सभी तरीके से बढ़ते और संघर्ष करते हैं, और किसी भी कीमत पर और सभी प्रतिरोधों के बावजूद अपने संसाधनों में स्वयं को विशिष्ट प्राणी स्थापित करते हैं। यह सच है कि हम उतना नहीं जानते, पर हमें दुसाध्य को अपनाना चाहिए जो निश्चित तौर पर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। एकाकीपन अच्छा है, क्योंकि एकांत कठिन है, और जो कठिन है वह अपने आप में एक और कारण है करने का। प्रेम करना भी अच्छा है, क्योंकि प्रेम करना कठिन है। दो व्यक्तियों के बीच प्रेम शायद सबसे मुश्किल है जिसे हमें करने को कहा गया है। यह परम अभेद कार्य और एक प्रकार की गंभीर परीक्षा है, ऐसा काम जिसके लिए अन्य सभी कार्य तैयारी मात्र हैं। इस कारण युवा, जो सभी क्षेत्रों में प्रायः अभी अपने शुरुआती दौर में हैं, वे अभी प्रेम करने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे अस्तित्व के साथ, अपने बेचैन हृदय के साथ प्रेम करना सीखना चाहिए। वैसे भी सीखने का समय हमेशा लंबा और एकांत का समय होता है। इसलिए दीर्घ समय तक और जीवन भर तक के लिए प्रेम करना वास्तव में अकेलेपन से प्रेम करना है। जो प्रेम में होता है उसका एकांत बहुत गहन और बहुत ऊंचा होता है। प्रेम का पहला अर्थ कामोत्तेजना, समर्पण या एक दूसरे के साथ होना नहीं है। और जिनके लिए यह दो व्यक्तियों का मिलाप होगा, उनका मिलाप अनिश्चितता,
अपरिपक्वता और असंबद्धता के ऊपर निर्मित होता है। प्रेम मनुष्य को अपने भीतर से परिपक्व करने की गहरी अभिप्रेरणा है, कुछ अपने आप से बनने की, बाह्य संसार में कुछ बनने की और दूसरों के लिए स्वयं में एक संसार निर्मित करने की। प्रेम बहुत अधिक मांगों से भरा हुआ है और किसी को लंबा रास्ता तय करने को कहता है। इस अर्थ में उसे अपने पर काम करना है। युवाओं को मिले हुए प्रेम का उपयोग करना चाहिए, स्वयं को खोल देना, आत्मसमर्पण कर देना और हर प्रकार की बातें कर लेना अभी उनके लिए नहीं है। अभी उन्हें बहुत अधिक और अधिक समय तक स्वयं को बचाने और स्वयं को इकट्ठा करने की जरूरत है, और शायद यही परम लक्ष्य है जिसके लिए मानव जीवन मुश्किल से पर्याप्त है। युवा अक्सर गलती करते हैं। उनका स्वभाव ही जल्दबाजी का है। जब उन्हें प्रेम होता है तो एक दूसरे पर छा जाते हैं और गड़बड़ाहट, घबराहट और व्याकुलता में खंड खंड होकर बिखर जाते हैं। लेकिन क्या पाने के लिए? इसमें भाग्य को क्या करना चाहिए? यदि उनके प्रेम की जड़ें इस तरह की हैं और इस तरह के आधे अधूरेपन को अगर प्रेम या सहचर्य कहते हैं और इसे वह अपनी खुशी कहते हैं, उनका क्या भविष्य है? उनमें से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के लिए स्वयं को खो देता है, फिर उसे भी खो देता है जिसके लिए स्वयं को खोता है, और उन्हें भी जो उसके जीवन में आना चाहते हैं वे अपनी दृष्टि खो देते हैं, अवसरों को सीमित कर लेते हैं और अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक ऐसी बेचैनी के लिए जिसका कुछ भी परिणाम सामने नहीं आने वाला है, सिवाय निराशा, भुखमरी और संख्या में बहुतायत मोक्ष दिलाने वाली सभाओं में भाग जाने के, जो उन सार्वजनिक शरण स्थलों की तरह से हैं जिन्हें खतरनाक रास्तों पर बनाया गया है। मानो अनुभव का कोई भी दूसरा क्षेत्र इन्हें तौर तरीके से परिपूर्ण नहीं है जितना कि यह है। अनेक प्रकार के तैरने के यंत्र हैं, नावें और जीवन रक्षक बेल्ट हैं। समाज ने अपने ज्ञान से स्वयं को बचाने के लिए अनेक रास्ते निर्मित कर लिए हैं और प्रेम को मनोरंजन का साधन बना लिया है। यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध, सुरक्षित और विश्वसनीय और सार्वजनिक मनोरंजन के आम साधनों की तरह से है। यह सत्य है कि बहुत सारे युवा सही ढंग से प्रेम नहीं करते। वे आसानी से समर्पण कर देते हैं और अकेलेपन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। वे असफलता की निराशाजनक भावना का सामना करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत ढंग से इस स्थिति में बदलना चाहते हैं जिसमें कुछ अर्थ हो और जिसका कुछ परिणाम निकले। उनकी प्रकृति उन्हें बताती है कि यद्यपि प्रेम का प्रश्न किसी भी प्रश्न से कम महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आसानी से हल भी किया जा सकता है। सार्वजनिक तौर पर बिल्कुल किसी नियम समझौते से तो बिल्कुल नहीं। प्रेम का प्रश्न बहुत अधिक व्यक्तिगत और अंतरंग प्रश्न है, और एक व्यक्ति का प्रश्न दूसरे व्यक्ति को भिन्न है। इसलिए हर मामले में एक नवीन और विशेष उत्तर अपेक्षित होता है, लेकिन तब तक वे अपने को दो के बजाय एक मान चुके होते हैं, बिना एक दूसरे के बीच कोई रेखा खींचे। इसीलिए वह अंतर करने में सक्षम नहीं होते और न यह दावा करते हैं कि यह मेरा है। वह कैसे स्वयं को पाने के लिए भाग सकते हैं जबकि पहले ही अपने एकांत को अपने भीतर दफन कर चुके हैं। वे पारस्परिक असहायता के कारण यह कहते हैं। नेक इरादों के साथ यदि वे परंपरा को नकारने की इच्छा रखते हैं तो वे अपने को किसी और पारंपरिक समाधान में जकड़ा हुआ पाते हैं, पहले वाले से थोड़ा कम और एक तरह से अपनी ही मृत पर्याय में। वे हर तरह परंपराओं से घिरे हैं। कोई भी रिश्ता जो इस तरह के भ्रम की उपज है, परंपरा है, असामान्य है, सामान्य तौर पर कहें तो अनैतिक है। ऐसे मामलों में अलग होना भी एक पारंपरिक कदम ही होगा, एक अवैयक्तिक और आकस्मिक निर्णय बिना किसी सामर्थ्य और परिणाम के।
वह कोई भी व्यक्ति जो प्रेम पर गंभीरता से विचार करेगा, वह इसे उतना ही महत्वपूर्ण मानेगा जितना कि मृत्यु का प्रश्न, और उतना ही कठिन। कोई भी प्रबुद्ध उत्तर नहीं, कोई समाधान नहीं, ना ही इस रास्ते का कोई भी संकेत अभी तक मिला है। ये दो समस्याएं जिन्हें हम बंद लिफाफे की भांति बिना खोले हाथों में साथ लिए घूमते हैं, उनके लिए कोई आम सहमति या सामान्य नियम खोज पाना संभव नहीं हो सकता। लेकिन स्तर इसी स्तर हम व्यक्तिगत रूप से जीवन को खोजने भी प्रारंभ करते हैं। उस स्तर पर ये महान चीजें गहरी अंतरंगता के साथ हमारा धरातल होंगी। प्रेम जैसा कठिन कार्य वास्तव में परिपक्व होने की और अभिभूत होने की मांग करता है। यह जीवन से बड़ा है, लेकिन अभी नए या अपरिपक्व होने के कारण हम इसके लिए तैयार नहीं होते। यदि हम इसे सुरक्षित रखें और प्रेम को अपने ऊपर एक बोझ के रूप में स्वीकार करें और समय की शिक्षा के रूप में माने, बजाय अपने को इस तुच्छ और छिछोरे खेल में खोने के। इसके पीछे लोगों ने अपने अस्तित्व की गंभीरता को छिपा लिया है। तब शायद हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों को थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा आगे सोच पाएंगे, और शायद यह एक बड़ा कार्य होगा। अब हम बिंदु पर आ रहे हैं जहां व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संबंध को हम निष्पक्ष और बिना किसी पूर्वाग्रह के देख और समझ सकते हैं। इस तरह के रिश्ते जीने की कोशिश में हमारा कोई मॉडल नहीं होता है। फिर बदलते समय में कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं जो कमज़ोर दिल वालों की प्रारंभ में मदद कर सकती हैं। युवतियां और स्त्रियां अपनी नई अस्मिता की तलाश में अपने को आगे बढ़ाने में केवल अस्थायी रूप से पुरुषों की कठोरता की, उनके व्यवहार की और उनके प्रोफेशन की नकल बनकर रह जाएंगी। एक बार इस परिवर्तन काल की अनिश्चितता जब समाप्त हो जाएगी, तब दिखाई देगी कि स्त्री अपने बदले हुए वेश के विभिन्न रूपों में अधिकतर अक्सर हास्यास्पद सिर्फ पुरुष के विकृत प्रभावों से अपने अस्तित्व को लगातार शुद्ध कर रही थी। एक स्त्री जिसके भीतर जीवन अधिक स्पष्ट, सार्थक और अधिक विश्वसनीयता को केंद्रित करता है, उसे अपने अस्तित्व को गहराई में निश्चित तौर पर पुरुषों के मुकाबले अधिक परिपक्व, अधिक मनुष्य होना चाहिए। वह पुरुष जो लापरवाह, अल्हड़ और जीवन के गहरे में अपने शारीरिक बोझ से प्रवेश नहीं कर पाता, वह उसे प्यार करने का दावा करता है, जिसके प्रति वह अभिमानी और उच्च श्रृंखल होता है तथा अपने को कमतर आंकता है। स्त्री ही आडंबरहीन मानवता, जिसका जन्म दुख और अपमान से होता है, वह तब प्रकाश में आएगी जब उसकी बाह्य स्थिति को बदलने के लिए उसकी अति नारीवादिता की परंपरा निर्वस्त्र कर दी जाएगी। और पुरुष जो आज इसको असहाय नहीं कर पा रहा है, आने वाले दिनों में वह इसका एहसास भी करेगा और इससे पराजित भी होगा। एक दिन उत्तरी देशों में ऐसे भरोसेमंद चिन्ह देखे और सुने जा सकते हैं। एक दिन युवतियां और स्त्रियां अपने नाम से जानी जाएंगी। यह उनके मस्तिष्क के लिए किसी तरह की बंदिशें नहीं या हाशिए पर डालना नहीं, बल्कि यह उनका अपना अस्तित्व और जीवन होगा। यह विकास किसी हद तक पूर्वाग्रह से ग्रसित पुरुषों की मर्जी के खिलाफ होगा और यह प्रेम के अनुभव को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। जो प्रेम अभी तक गलतियों से भरा हुआ है, वह बुनियादी तौर पर पूरी तरह से बदल जाएगा और दो मनुष्यों के बीच के रिश्ते का पुनर्निर्माण करेगा। एक स्त्री और पुरुष के मध्य संबंधों का नहीं, यह प्रेम अधिक मानवतापूर्ण, अंतहीन, सौम्य, विचारवान, देने में समर्थ तथा अच्छा और पारदर्शी संबंध होगा। दो व्यक्ति अपनी निजता के साथ एक दूसरे के स्पेस का सम्मान करते हुए प्रेम करने में सक्षम होंगे। एक और बात, ऐसा मत समझना अपनी तरुणा अवस्था में तुम जिसे प्रेम मानते थे वह तुम्हें स्वीकार्य था, वह कहीं खो गया है। यह तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी असंख्य और उदार इच्छाएं उस समय अपरिपक्व और बेमानी थीं, जिसके साथ तुम अभी भी रह रहे हो। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज भी यह प्रेम तुम्हारी स्मृति में
उतना ही गहन और उतना ही तीव्र है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का पहला हृदय और अपने एकांत में किया गया कार्य है। सभी मधुर शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा मित्र रेनर मारिया रिल्के।